यूरोप जो इतना बड़ा है उसमें अलग अलग पार्ट्स में यूनिटी कैसे आई। तो शुरुआत करते हैं फ्रेडरिक सूरियर, एक फ्रेंच आर्टिस्ट की पेंटिंग से। उन्होंने सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई थी जिनमें 4 पेंटिंग्स थी, जिसमें से हम एक के बारे में जानने वाले हैं। तो उसका नाम है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उसमें हम देखते हैं कि लोग अपने देश का झंडा लेकर मार्च करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं, जो कि दिखाता है कि वो सब देश फ्रीडम पा चुके हैं और रिपब्लिक हो चुके हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि पेंटिंग में क्लाउड्स के पीछे से एक वाइट लाइट आती है जो कि होप और एक नई दुनिया का सिंबल है। और हम ये भी देखते हैं कि पेंटिंग के सामने की तरफ राजा यानी मोनार्क के कुछ पार्ट्स पड़े हैं, जैसे मुकुट, तलवार, जो कि दिखाता है कि अब पूरी तरीके से मोनार्की खत्म हो चुकी है। तो इसी से अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं अंकित आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो आई थी वो बहुत अलग अलग हिस्सों से आई थी। सबसे पहले फ्रांस में ला पैट्रे और ले सिटियोन यानी मदरलैंड और सिटीजन्स से आई थी। जो फ्रेंच सिटीजन्स थे वे मानते थे कि जो फ्रांस है वो की मदरलैंड है, और ट्राई कलर फ्रेंच का एक उन्होंने अपना झंडा बना दिया था। नेशनल सॉन्ग्स और नेशनल हाइम्स भी कंपोज की थी। तो मतलब सॉन्ग्स और फ्लैग से भी नेशनलिज्म की भावना लाई जा सकती है। हाँ। तो जैसा कि हमें पता है यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट टाइप में था, तो अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे एम्पायर्स होंगे। तो उसमें से एक प्रोमिनेंट एम्पायर था हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर जैसे इंडिया में मुगल एम्पायर था ना, वैसे वो हैब्सबर्ग एम्पायर था जो कि ऑस्ट्रिया से हंगरी के ऊपर रूल करता था। हैब्सबर्ग एम्पायर के 2 रीजन थे, एल्पाइन रीजन एंड बोहेमिया रीजन। एल्पाइन रीजन में सिटीज होते थे जैसे टायरोल होगी, ऑस्ट्रिया होगी, और जो बोहेमिया रीजन्स थे ना वहाँ पे ना एरिस्टोक्रेट्स रहते थे जो कि जर्मन बोलते थे। फिर अगर हम बात करें वहाँ के पीजेंट्स की, तो अगर हम किसी भी उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे पीजेंट्स तो होंगे। वहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो स्लोवेन्स, बोहेमियंस थे। और ये जैसे कि अगर हम देखें तो हैब्सबर्ग एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक ही एम्पायर के अंडर बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कल्चर को मानने वाले लोगों को इकट्ठा रखना, यूनिटी में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए हैब्सबर्ग एम्पायर एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट माना गया था। तो अभी मैंने बताया कि एरिस्टोक्रेट्स थे, तो मैं इससे पूछना चाहूँगी कि एरिस्टोक्रेट्स क्या होता है? यूरोप में उस टाइम में 2 ग्रुप्स थे, एक पीजेंट्स का, एक एरिस्टोक्रेट्स का। जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो वेल्दी पीपल्स थे उस टाइम पे। वो टाउन हाउसेस और स्टेट्स को ऑन करते थे। वो सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल भी थे, और जो उनकी लैंग्वेज थी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों की लैंग्वेज है। अगर हम देखें एरिस्टोक्रेट से अलग भी तो एक मिडिल क्लास थी, तो वो उनसे डिफरेंट कैसे थी? 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ एक न्यू क्लास फॉर्म हुई थी जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। और ये मिडिल क्लास ना ही तो ज़्यादा रिच थी ना ही ज़्यादा पुअर थी। ये सिर्फ एजुकेटेड थे क्योंकि इनके पास थोड़ी वेल्थ आ चुकी थी, इन्होंने थोड़ी वेल्थ गेन कर ली थी। और ये मिडिल क्लास वही थे जिन्होंने आइडिया ऑफ लिबरलिज्म को मतलब पहली बार सोचा था कि कुछ लिबरलिज्म है। तो लिबरलिज्म के आइडिया में था क्या? जो लिबरलिज्म है वो लैटिन वर्ड लिबर से ड्राइव होता है, जिसका मतलब है फ्री। As we all know that middle class came to know about the idea of liberalism, so they demanded for the constitution, right to vote for men with property only, and end of autocracy. तो हम जानते हैं कि 1850 के बाद एक नई कंजर्वेटिव आ गई, तो उसमें क्या था? वो जो कंजर्वेटिव्स थे वो नेपोलियन के हारने के बाद आए थे। नेपोलियन 4 कंट्री से एक साथ मिलकर हारा था। रशिया इसने कंजर्वेटिव्स के बारे में बताया। तो मैं आपसे रिवोल्यूशनरी के बारे में जानना चाहती हूँ कि रिवोल्यूशनरी कौन थे, कहाँ से, क्या था, गोल क्या था? एक सबसे फेमस रिवोल्यूशनरी थे दूसरे के मैसी। एक तो इनका जो जन्म है वो 1807 में हुआ था जिनोवा में। ये एक रिवोल्यूशनरी थे और इन्होंने कार्बनी सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी थी, इसमें पार्ट किया था। और इन्होंने ना लिगुरा में रिवोल्यूशन कर दिया था देश को आज़ाद कराने के लिए। और जो एरिस्टोक्रेसी थी उसको
और इसके बाद इन्हें देशद्रोही बना दिया गया था और देशद्रोह दे दिया गया था जब इनकी उम्र 24 साल थी और ये हुआ था 1831 में। तो अगले सवाल से पहले मैं एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जो कि 1830 से 1848 के बीच हुआ था। 1830 में एक फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, जो कि जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फ्रांस के लोगों ने मोनार्की को पूरे तरीके से हरा दिया था और इसी के बाद से ही और भी जगह पर रेवोल्यूशन होने लगे थे, इटली, जर्मनी, लेकिन वो फेल हो गए थे हार्डशिप, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। बरडोली में पीसेंट मूवमेंट किसने चलाया था? सही जवाब। और अगला है कि जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, वो किसने मिलकर बनाई थी? सही है, आगे दो में गैस करो। सुखदेव और राजगुरु उनके साथ तो मुझे उसमें अपने जो वो थे ना आइडियाज, उनको लीड किया था। तो इसके साथ थे जतिन दास और अजय घोष। तो एक है कि 1930 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था? सर मोहम्मद इकबाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी इंडियंस को एक मतलब इक्वली ट्रीट किया था मूवमेंट के दौरान। क्योंकि जो रिच पीजेंट्स थे, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो उनको पैसे दे रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा टैक्स पे ना करने पड़े। तो वो जो लोअर मतलब पुअर पीजेंट्स थे और जो पुअर वर्कर्स थे, उनका उन्होंने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे थे। तो क्या इंडिया अगर इंडिया के मतलब ब्रिटिशर्स नहीं आते तो क्या आज इंडिया क्या कंट्री होता? मुस्लिम्स का एक इम्पैक्ट पड़ता जो मुस्लिम एम्पायर था ब्रिटिश से पहले, अब उसके एंड होने के बाद अगर ब्रिटिश नहीं आते तो इंडिया भी कभी डेवलप नहीं हो सकता। तो ब्रिटिशर्स ने से कौन सी पॉलिसी अपनाई थी जिससे इंडिया के अंदर मतलब उन्होंने रूल अप्लाई किया? क्या था डिवाइडेड रूल? दो स्टेट्स में मान लीजिए इंडिया में दो स्टेट्स हैं, पहले आप एक से कोई जाओ वहाँ के दूसरे स्टेट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बहकावा अपने बहकावा में लाते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेट में भी ऐसे ही करेगा तो दोनों स्टेट के अंदर लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद हम आराम से अपना कंट्रोल वहाँ कर सकते हैं। तो पीसेंट्स, ट्राइबल्स और वर्कर्स जो नेशनल मूवमेंट हुए थे उनमें कैसे पार्टिसिपेट किया था? पीजेंट्स जैसे दो कैटेगरी थी, रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स। तो रिच पीजेंट्स को भी टैक्सेस के लिए पहले जब मूवमेंट हुआ था, रिवोल्यूशन हुआ था, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बट सेकेंड टाइम दैट वाज नॉट एज मच एज एक्टिव लाइक द फर्स्ट। और पुअर पीजेंट्स ने पहले भी पार्टिसिपेट तो किया था, पर उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला तो उन्होंने भी नहीं किया। और इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उनके पास पैसा था, वो कांग्रेस को बेनिफिट दे रहे थे, तो कांग्रेस ने उनकी डिमांड्स को भी रखा, तो उन्हें तो कुछ फ़ायदा हो रहा था। और जो पुअर पीसेंट्स थे नहीं, उनको क्यों होगा, वो कोई बेनिफिट नहीं दे रहे थे कांग्रेस को, तो कांग्रेस उनकी डिमांड्स पे क्यों रखेगी? वुमेन जिन्होंने क्या रोल प्ले किया था नेशनल मूवमेंट में? विमेन जो थी उन्होंने भी प्रोटेस्ट करे, वो जेल में भी गई थी। और जो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया हमारे नेशनल मूवमेंट में।